Hello dear legal aspirants, welcome to MK Legal Shiksha the way of learning. Dear legal aspirants, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 इसमें हमने बात की थी प्लेंट के बारे में कि ऑर्डर 7 में प्लेंट कैसे फाइल करेगा जब किसी को अपना मुकदमा दायर करना है न्यायालय में, तो वो एक प्लेंट के माध्यम से अपने दावे को न्यायालय में प्रस्तुत करता है और किसी पर मुकदमा कर देता है। अब जिस पर मुकदमा किया गया है आपको उसकी भी बात सुननी होगी, तो उसके लिए आपने आदेश 5 के हिसाब से सम्मन भेज दिए और न्यायालय में बुलाया। अब सम्मन जब उसके पास जाते हैं तो न्यायालय में वो अपना रिप्लाई देगा उसके प्लेंट का, तो जिसको हम बोलेंगे रिटर्न स्टेटमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में ही। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने एमके लीगल शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नए नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो आज का टॉपिक रहेगा रिटर्न स्टेटमेंट बाय डिफेंडेंट, सिविल प्रोसीजर कोड 1908। ठीक है, इसके ऑर्डर 8 यानी कि आदेश 8 में रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है कि रिटर्न स्टेटमेंट कैसे होगी, कैसे बनाई जाएगी, कैसे लिखा जाएगा उसमें और कितने दिन के अंदर आपको न्यायालय में देना है। तो आगे चलते हैं अपने टॉपिक के साथ। ऑर्डर 8 रिटर्न स्टेटमेंट, देखिए इसमें टोटल 10 रूल्स दिए गए हैं, रूल 1 से लेकर रूल 10 तक। जब आप रिटर्न स्टेटमेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के मन में सबसे पहले क्या क्या डाउट्स आते हैं हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले आपके माइंड में आता है कि व्हाट इज रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, हु मे फाइल रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट को कौन फाइल कर सकता है, एंड रिटर्न स्टेटमेंट कब फाइल की जाएगी, व्हेन रिटर्न स्टेटमेंट में बी फाइल। तो आज इन सभी चीजों के बारे में हम देखेंगे और रूल 1 से रूल 10 तक बेयर एक्ट को भी पढ़ेंगे, साथ में केस लॉज को भी पढ़ेंगे। तो वीडियोस के एंड में जब हमारे रूल 10 खत्म हो जाएंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपका सलीम बार एसोसिएशन का केस भी रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए रिटर्न स्टेटमेंट क्या है। रिटर्न स्टेटमेंट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, अ रिटर्न स्टेटमेंट इज अ प्लीडिंग। ऑर्डर 6 आदेश 6 में, ऑर्डर 6 में हम लोगों ने प्लीडिंग्स के बारे में बात की थी, प्लीडिंग जनरली। और ऑर्डर 6 का रूल 1 क्या कहता है कि प्लीडिंग मींस प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट, यानी कि प्लीडिंग का अर्थ होता है आपका रिटर्न स्टेटमेंट और प्लेंट दोनों ही प्लीडिंग है। तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, इट इज अ प्लीडिंग ऑफ डिफेंडेंट for submission of every material facts to answer the allegations made by the plaintiff। जो प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट में आपके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, डिफेंडेंट के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, ठीक है, उनका जवाब देगा। और क्या करेगा, ही आल्सो स्टेट न्यू फैक्ट्स, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो प्लेंट में उसने बताए नहीं, वो तो अपनी बात रखेगा ना सिर्फ। तो यहाँ पे जो प्रतिदावी है वो अपनी बात भी रख सकता है थ्रू दी रिटर्न स्टेटमेंट। ये एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है। अब हम इसको बेयर एक्ट में पढ़ते हैं कैसे है। देखिए रूल 1 सबसे पहला बात करता है रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। द डिफेंडेंट सेल विद इन 30 डेज, देखिए जो बोल्ड और अंडरलाइन है इनको आप प्लीज नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, और एज ए जनरल आपको रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। ये 30 डेज कब से होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स ऑन हिम प्रेजेंट अ रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस। जो प्रतिदावी है उसको 30 दिन के अंदर अंदर, जैसे सम्मन उसको जिस दिन मिल जाता है, फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन, जिस दिन उसको सम्मन मिल जाता है ना, उसी दिन के 30 दिन के अंदर अंदर उसको अपनी रिटर्न स्टेटमेंट जो है कोर्ट में प्रेजेंट करनी है अपने डिफेंस के लिए। ठीक है, इसमें प्रोवाइजो दे दिया कि भाई चलो 30 दिन नहीं है तो कुछ किंतु परंतु लगाते हैं। तो प्रोवाइजो यहाँ पे क्या दिया गया, प्रोवाइजो में कहा गया कि वेयर द डिफेंडेंट फेल्स टू फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट विद इन द सेड पीरियड ऑफ 30 डेज। मान लीजिए कोई डिफेंडेंट 30 दिन के अंदर अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाता है, चलिए कोई बात नहीं, न्यायालय ने आपको और भी टाइम दिया, तो ही शैल बी अलाउड टू फाइल दी ऑन सच अदर डे एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कोर्ट, या तो कोर्ट ने कोई ऐसा दिन निर्धारित कर दिया हो कि आप उस दिन दे दो। ठीक है, फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि जो रीजन है भाई आप 30 दिन में क्यों नहीं कर पाए, ये रीजन रिकॉर्ड का पार्ट बनेगा। इट रीजन शुड बी रिकॉर्डेड बाय द कोर्ट कि ठीक है भाई 30 दिन में नहीं दे पाए तो न्यायालय को बताएगा डिफेंडेंट कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, मेरी जेन्युइनिटी थी, कुछ रीजन ऐसे थे कि मैं इसको फाइल नहीं कर पाया। ठीक है, राइटिंग में बताएगा अपने रीजन को और उसके बाद ही न्यायालय उसको
सुनेगा। बट विच शैल नॉट बी लेटर देन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन। ठीक है, लेकिन भाई ठीक है, आप उस दिन नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी जो 30 दिन के बाद है ना, आपको 60 दिन और मिलेंगे, यानी कि टोटल डेट ऑफ सर्विस से ये 90 डेज आपके इस 30 डेज के प्लस बाद में नहीं है, ये है यहाँ पे फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन। चलो भाई ठीक है, आपको 60 डेज और दे दिया, 90 डेज के अंदर तो करा दो। एक सेकंड प्रोवाइजो भी यहाँ पे दिया गया। सेकंड प्रोवाइजो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिफेंडेंट फेल्स टू फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट विद इन सेट पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 डेज में नहीं किया, ही शैल बी अलाउड टू फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट ऑन सच अदर डे एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कोर्ट, या न्यायालय ने निर्धारित किया हो, फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। ये ध्यान रखिएगा हर जगह, जब भी आप 30 दिन से बियॉन्ड करेंगे तो आपको रीजन शुड बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। एंड आपको भाई ऐसा नहीं है ऑन द पेमेंट ऑफ सच कॉस्ट एज द कोर्ट डीम्स फिट, और आपके ऊपर जैसा कॉस्ट, जैसा जुर्माना, जैसा भी फाइन न्यायालय लगाना चाहे वो लगा सकता है। बट विच शैल नॉट एक्सीड मोर देन 120 डेज फ्रॉम दी डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन। देखिए पहले प्रोवाइजो में उसको दे दिया गया 30 डेज के बाद, यानी कि 60 डेज ऐड करके 90 डेज बना दिया गया। सेकंड प्रोवाइजो में इसने इसको 120 दिन कर दिया। ठीक है, एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ 120 डेज, भाई 120 दिन की एक्सपायरी के बाद, कब से 120 दिन काउंट करने हैं? फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। द डिफेंडेंट शैल फोरफिट राइट टू फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट, उसका अधिकार खत्म हो जाता है, फॉरफिट हो जाता है, वो फिर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं कर सकता। एंड द कोर्ट शैल नॉट अलाउ द रिटर्न स्टेटमेंट टू बी टेकन ऑन रिकॉर्ड, और न्यायालय को किसी भी हालात में उसको दोबारा से अलाउ नहीं करना है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के, उसके अगेंस्ट में जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है। लेकिन देखिए ये चीज जो आपने टाइम लिमिट्स देखी है 30 डेज, 90 डेज और 120 डेज, इनको याद रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। अब ये प्रोविजन मैंडेटरी है कि डायरेक्टरी है? तो स्लेम बार एसोसिएशन का एक मुकदमा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, आपके सिविल प्रोसीजर कोड के काफी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस आए थे इस सेम केस में। तो हम रूल 10 के बाद, यानी कि इस वीडियो के लास्ट में स्लेम बार एसोसिएशन के केस की बात करेंगे, और तब बात करेंगे कि ये जो 90 डेज, 30 डेज और 120 डेज है, ये मैंडेटरी है कि डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी है या मैंडेटरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। रूल 1A, ड्यूटी ऑफ द डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट अपॉन विच रिलीफ इज क्लेम्ड और रिलाइड अपॉन बाय हिम। देखिए हमने जब प्लेंट की बात की थी वहां भी हमने कहा था कि सपोर्टेड डॉक्यूमेंट प्लेंट के साथ प्लेंटिफ लगाएगा। सेम चीज यहां भी है कि डिफेंडेंट को जिन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भरोसा है, जिन पे वो रिलाई करता है या जिन पे क्लेम करता है, ठीक है, अब मान लीजिए उसके ऊपर कोई सूट फॉर पोजेशन हुआ है और वो कहता है कि जी नहीं ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, मेरे पास इसकी सेल डीड है, तो उसको सेल डीड की कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी वहां देनी पड़ेगी। जिन भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो फेथ करता है वो देने हैं। बेरेक्ट यहाँ पे क्या कहता है कि वेयर द डिफेंडेंट बेसिस हिज डिफेंस अपॉन अ डॉक्यूमेंट और रिलाइज अपॉन एनी डॉक्यूमेंट इन पोजेशन, कि यहाँ डिफेंडेंट अपने डिफेंस में बात करेगा क्योंकि प्लेंटिफ ने उसके ऊपर काफी सारे एलिगेशंस लगाए हैं। तो अपने डिफेंस में जो डिफेंडेंट है, अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है जिसपे वो रिलाई करता है, जो डॉक्यूमेंट उसकी पोजेशन और पावर में है, ठीक है, क्लेम फॉर सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, या वो कोई सेट ऑफ का क्लेम करना चाहता है या कोई दूसरा एक्स्ट्रा एलिगेशन। काउंटर क्लेम क्या होता है? एक प्लेंटिफ के ऊपर डिफेंडेंट के द्वारा कोई आरोप लगाना। इसके बारे में हम बात करेंगे रूल 6 और 6A में, इसके बारे में बात करेंगे हम। तो ये दोनों अगर कोई चीजें जो इनको सपोर्ट करते हैं तो ऐसे डॉक्यूमेंट को लगाना है। और ये कब लगाना है, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ही शैल इंटर सच डॉक्यूमेंट इन ए लिस्ट, एक लिस्ट बनाएगा ऐसे डॉक्यूमेंट्स की, एंड शैल प्रोड्यूस इट इन द कोर्ट व्हेन द रिटर्न स्टेटमेंट इज प्रेजेंटेड बाय हिम। जब अपने रिटर्न स्टेटमेंट देगा उसी टाइम पे वो डॉक्यूमेंट्स भी देगा।
and shall at the same time deliver the document and a copy thereof to be filed with their written statement। यानी कि प्लेंट में हम बात कर चुके हैं कि जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है वो प्लेंट के साथ लगेंगे, साथ में ही सबमिट होंगे, रिटर्न स्टेटमेंट के भी साथ ही सबमिट होंगे, ताकि न्यायालय आपके इश्यूज को जो फ्रेम करने लगे। सब रूल 2 ऑफ रूल 1 ए क्या कहता है कि वेयर एनी सच डॉक्यूमेंट इज नॉट इन द पोजेशन और पावर ऑफ डिफेंडेंट। अब मान लीजिए कोई ऐसा है कि भाई कोई रिकॉर्ड है जो पटवारी के पास है, तहसीलदार के पास है या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में है, यानी कि जो उसकी पावर में नहीं है, तो ही शैल वेयर एवर पॉसिबल स्टेट इन हुज पोजेशन और पावर इट इज। तो वहां पे वो बताएगा कि जी को जी इस चीज के ऊपर मैं रिलाई करता हूं, ये ऐसे ऐसे है और ये सो एंड सो ऑफिस के रिकॉर्ड में मिलेगा आपको। तो बताना है कि डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है तो किसके पोजीशन में है, वो भी वहां पे मेंशन करना है। सब रूल 3 कहता है कि अ डॉक्यूमेंट विच ऑट टू बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट बाय द डिफेंडेंट अंडर दिस रूल but not so produced shall not without the leave of the court be received in evidence on his behalf at the hearing of the suit। अब मान लीजिए कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो उसको इस टाइम तो पेश करना था, लेकिन उसने पेश नहीं किया रिटर्न स्टेटमेंट के साथ, उसके बाद न्यायालय उसको एविडेंस के तौर पे जब हियरिंग होगा, जब आपका क्रॉस ट्रायल चलेगा, तो उस टाइम के ऊपर न्यायालय की परमिशन से ही आप उसको एज एन एविडेंस ले सकते हो। नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू द डॉक्यूमेंट। ये कौन सा डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई नहीं होगा भाई? प्रोड्यूस्ड फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ प्लेंटिव्स विटनेस। देखिए ये चीजें बड़े ध्यान देने की हैं। प्लेंट में भी सेम एग्जाम्पशंस थी यहाँ पर भी हैं कि ये रूल कौन सा डॉक्यूमेंट पे नहीं लगता है। जो डॉक्यूमेंट क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, जो किससे क्रॉस एग्जामिनेशन? प्लेंटिव के विटनेस से, उस टाइम पे प्रोड्यूस किए जाने, वो रिटर्न स्टेटमेंट के साथ नहीं देगा। फिर क्या है? जो आपने विटनेस को हैंड ओवर करेगा टू रिफ्रेश इज मेमोरी। ये दोनों ही पॉइंट्स अगर आपके प्लेंट के बारे में, यानी कि जब ऑर्डर 7 प्लेंट से रिलेटेड पूछे जाए या ऑर्डर 8 रिटर्न स्टेटमेंट से रिलेटेड पूछे जाए एग्जाम में, तो ये दोनों ही पॉइंट। अभी रूल 2 देखते हैं क्या कहता है। न्यू फैक्ट मस्ट बी स्पेशली प्लीडेड। जो अगर नए फैक्ट्स हैं, देखिए एक तो होता है कि प्लेंट में आपके ऊपर 1 2 3 4 पैरावाइज उसने आपके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए हैं, आपने उनके रिप्लाई दिए, लेकिन अगर आप नए फैक्ट लिख रहे हैं तो वो थोड़ा सा आपको स्पेशली देना है। द डिफेंडेंट मस्ट रेज बाय हिज प्लीडिंग ऑल मैटर्स विच शो द सूट नॉट बी मेंटेनेबल और दैट द ट्रांजैक्शन इज आइदर void और voidable in the point of law, and all such grounds of defense as, if not raised, would be likely to take the opposite party by surprise or would raise issue of the fact not arising out of the plaint, as for the instance fraud, limitation, release, payment, performance और fact showing illegality। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ये, डिफेंडेंट मस्ट रेज, डिफेंडेंट को वो सारे फैक्ट्स बहुत ही जरूरी होते हैं उसमें देने, जो प्लीडिंग्स में ये शो करते हैं कि जो सूट है, जो मुकदमा मुझ पर किया गया है, वो मेंटेनेबल ही नहीं है, भाई मुकदमा ही गलत हुआ है मुझ पर, तो ठीक है। और जो ट्रांजैक्शन हुई थी या तो वो वॉइड थी और वॉइडेबल है, या तो वॉइड है या वॉइडेबल है। कहाँ पे? इन द पॉइंट ऑफ लॉ, भाई कानून के हिसाब से जो लेन देन हुआ था वो गलत है, ये साबित करता हो। ऑल सच ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस एज इफ नॉट रेज्ड, ऐसे ग्राउंड, डिफेंस के ग्राउंड जो प्लेंट में नहीं आए हैं वो उठाने चाहिए, जो कि अपोजिट पार्टी को सरप्राइज दे दें, ठीक है, यानी कि जो आपके डिफेंस की बातें बताएं। एंड वुड रेज इशू ऑफ फैक्ट नॉट अराइजिंग आउट ऑफ द प्लेन, एज फॉर इंस्टेंस, जो आपके प्लेंट से जो चीजें चलकर आती हैं वहां से सब कुछ नहीं निकल के आएगा ना, प्लेंट में उसने जो लिखा, तो आप क्या बताएंगे कि जी इस पर तो लिमिटेशन एक्ट लग गया, ये मुकदमा हो ही नहीं सकता है। परफॉर्मेंस और फैक्ट्स शोइंग इलीगलिटी, कोई भी ऐसे फैक्ट्स प्लेंट में जो इलीगलिटी को शो करते हैं, भाई इलीगल है, तो ऐसे चीजों को वहां पे उसको शो करना होगा। रूल 3 यहाँ पे क्या कहेगा कि डिनाइल टू बी स्पेसिफिक। देखिए प्लेंटिफ ने प्लेंट में आपके ऊपर एलिगेशन लगाया है, आइदर एज ए डिफेंडेंट आप उसको एडमिट करेंगे या उसको डिनाई करेंगे। तो जब आप उसको डिनाई करते हैं तो आपका जो डिनाइल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। इट शैल नॉट बी सफिशिएंट फॉर अ डिफेंडेंट इन हिज रिटन स्टेटमेंट टू डिनाई जनरली,
सिर्फ जनरली तौर पे डिनाई करने से काम नहीं चलेगा। द ग्राउंड्स एलेज्ड बाय द प्लेंटिफ, जो एलिगेशंस आपके ऊपर प्लेंटिफ ने लगाए हैं, बट द डिफेंडेंट मस्ट डील, देखिए यहाँ पे मस्ट यूज किया गया है कि डिफेंडेंट मस्ट डील स्पेशली विद ईच एलिगेशन ऑफ द फैक्ट विच ही डज नॉट एडमिट द ट्रूथ एक्सेप्ट डैमेजेस। रूल 4 बताता है कि इवेसिव डिनाइल। इवेसिव का मतलब होता है कोई चीज डाउटफुल होना, कपटपूर्ण जिसको आप कह सकते हो, डाउटफुल चीजें जो रहती हैं, यानी किसी चीज को घुमा फिरा के। वेयर डिफेंडेंट डिनाइज एन एलिगेशन ऑफ द फैक्ट इन द प्लेन, ही मस्ट नॉट बी डू सो इवेसिवली बट आंसर द पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। देखिए जब कोई डिफेंडेंट किसी फैक्ट को डिनाई करता है, किसी एलिगेशन जो प्लेंट में लगा उसको डिनाई करता है, तो ही मस्ट नॉट डू सो इवेसिवली, उसको डाउटफुल नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि वो डाउटफुल डिनाइल वहां पे दिखे। जो आंसर है उसका ये पॉइंट ऑफ सब्सटेंस में होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। दस इफ इट इज alleged दैट ही रिसीव्ड अ सर्टेन सम ऑफ मनी, इट shall नॉट बी सफिशिएंट टू डिनाई दैट ही रिसीव्ड दैट पर्टिकुलर अमाउंट। मान लीजिए उसके ऊपर एलिगेशन है कि उसने कुछ अमाउंट लिया है, तो सिर्फ ये कहना सफिशिएंट नहीं होगा कि मैंने कोई अमाउंट नहीं लिया है, but he must deny that he received that sum or any part thereof, ना तो उतना पैसा और ना ही उसका कोई और हिस्सा, और else set out how much he received, यानी कि उसने ना तो उससे, मान लीजिए 3,000 रुपये का लेन देन हम जैसे बात कर लेते हैं, तो ना तो 3,000 रुपये ना ही कोई दूसरा ऐसा अमाउंट उसने लिया है। एंड इफ एन एलिगेशन इज मेड विद द diverse circumstances, it shall not be sufficient to deny it along with those circumstances। अगर कोई डाइवर्स सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हुआ है, कोई ऐसे हालात थे, तो सिर्फ उन हालातों के साथ उसे मना करना सफिशिएंट नहीं होगा। यानी कि आपको जब डिनाइल करना है तो किसी डाउट में नहीं करना है, ठीक है। डिनाइल आपका इवेसिव डिनाइल नहीं होना चाहिए। रूल 5 स्पेसिफिक डिनाइल। देखिए इवेसिव डिनाइल में वही बात थी, स्पेसिफिक डिनाइल में वही बात है कि एवरी एलिगेशन ऑफ द फैक्ट इन द प्लेन इफ नॉट डिनाइड स्पेसिफिकली by necessary implication or stated to be admitted in the pleading of the defendant shall be taken to be admitted except as against a person under disability। स्पेसिफिक डिनाइल का मतलब क्या है कि आपके ऊपर जो भी एलिगेशन लगे हैं प्लेंट के अंदर, ठीक है, प्लेंट में जो एलिगेशन लगाए हैं प्लेंटिफ ने, अगर आपका डिनाइल जो है वो स्पेसिफिक नहीं होगा, इफ यू आर नॉट डिनाइड स्पेसिफिकली, तो वहां पे क्या होगा, stated to be not admitted in the pleading of the defendant shall be taken to be admitted, उसे admitted मान लिया जाएगा, ठीक है, अगर आपने स्पेसिफिकली नहीं किया गया है। एक्सेप्ट एज अगेंस्ट अ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी, अगर कोई व्यक्ति जो कि किसी डिसेबिलिटी में है, निर्योग्य व्यक्ति को छोड़कर, ठीक है, कोई व्यक्ति किसी डिसेबिलिटी में है तो उस व्यक्ति को छोड़कर अगर किसी और ने स्पेसिफिकली डिनाइल नहीं किया है तो उसे एडमिट मान लिया जाएगा। एक प्रोवाइजो यहाँ पे दिया कोर्ट ने कि द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, यह एक प्रोवाइजो दिया गया है कि प्रोवाइडेड दैट कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन रिक्वायर एनी फैक्ट सो एडमिटेड टू बी प्रूव्ड अदरवाइज देन दी बाय सच एडमिशन, अगर न्यायालय चाहे तो ऐसे फैक्ट को एडमिशन से प्रूव ना करा के किसी दूसरे तरीके से प्रूव करने के लिए बोल सकता है। यानी कि जिस एडमिशन पे कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो अगर न्यायालय अपने विवेक के अनुसार, अगर न्यायालय को उचित लगता है, तो वो कह सकता है कि ऐसे किसी भी फैक्ट को जो एडमिट किया गया है, इट टू बी प्रूव्ड अदरवाइज देन बाय सच एडमिशन, कि उसको एडमिशन की बात छोड़ दो, आप इसे मुझे दूसरे तरीके से प्रूव करके दिखाओ, इसका और कोई मुझे सबूत दीजिए आप। तो हमने बात की स्पेसिफिक डिनाइल इन रूल 5 के सब रूल 1 की। अब स्पेसिफिक डिनाइल में ही दूसरा सब रूल 2 क्या कहता है यहाँ पे कि वेयर द डिफेंडेंट हैज नॉट फाइल्ड अ प्लीडिंग इट शैल बी लॉफुल फॉर द कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कंटेन इन द प्लेन। देखिए अगर डिफेंडेंट ने अपनी प्लीडिंग फाइल नहीं किया, मतलब अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल ही नहीं किया है, तो ये बिल्कुल कानूनी तौर पे सही होगा न्यायालय के लिए कि वो उस एक जजमेंट प्रोनाउंस कर दे। कैसे करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स कंटेन्ड इन द प्लेंट, यानी कि भाई आपको रूल 1 में टाइम दिया गया कि 30 दिन, 90 डेज या फिर 120 डेज में आप अपना दे दो रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में। अगर फिर भी नहीं आपने दिया तो न्यायालय जो प्लेंट में आपके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, जो भी फैक्ट्स आए हैं,
उन सभी फैक्ट्स के आधार पर जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन दी है कि एज अगेंस्ट अ पर्सन अंडर ए डिसेबिलिटी, कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो डिसेबिलिटी के अंडर है उसको छोड़कर, बट द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन रिक्वायर एनी सच फैक्ट टू बी प्रूव। लेकिन अगर न्यायालय को फिर भी अपने विवेक के अनुसार ऐसा लगता है, खुद में उसको ऐसा लगता है कि भाई ठीक है ये प्रूव होना चाहिए, तो वो ऐसे किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए भी बोल सकता है। ठीक है कि भाई कोई बात उसने नहीं दी, कोई नहीं, लेकिन सिर्फ प्लेंट के आधार पर जब वो जजमेंट देगा तो जो फैक्ट बताए गए हैं प्लेंट में वो उनके सबूत मांग सकता है, उसको प्रूव करने के लिए बोल सकता है। सब रूल 3 यहाँ पे क्या कहता है कि इन एक्सरसाइजिंग इट्स डिस्क्रिशन, जब न्यायालय अपने विवेक को का इस्तेमाल करेगा अंडर द प्रोवाइजो ऑफ सब रूल 1 और अंडर सब रूल 2। सब रूल 1 के जो प्रोवाइजो था, ठीक है, वहां पे कि भाई आप एडमिशन से नहीं मानेंगे हम, आप इसको साबित करके दिखाओ। तो ये आपका सब रूल 2 जहां पे रिटन स्टेटमेंट फाइल ही नहीं हुई है और आप जजमेंट प्रोनाउंस कर देते हैं न्यायालय में। तो इन दोनों ही केसेस में जब अपने विवेक को न्यायालय इस्तेमाल करेगा, द कोर्ट शैल ड्यू रिगार्ड टू द फैक्ट वेदर डिफेंडेंट कुड हैव और हैज एंगेज्ड ए प्लीडर। यहां न्यायालय को ये देखना होगा कि जो आपका डिफेंडेंट है, प्रतिवादी है, क्या उसने कोई प्लीडर अपने लिए कोई वकील कर रखा है या क्या वो वकील कर सकता है। यहां न्यायालय ये देखेगा कि जो डिफेंडेंट है, प्रतिवादी है, उसने अपने लिए कोई वकील कर भी रखा, कर सकता था वो, या उसने किया है। ये इस फैक्ट को वहां पे जरूर देखेगा कि उसके साथ प्लीडर है कि नहीं है। सब रूल 4 यहाँ पे क्या कहेगा स्पेसिफिक डिनाइल में। देखिए रूल 5 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एलिगेशंस का जो रिप्लाई आप देते हैं प्लेंट का, वहाँ आपका डिनाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सब रूल 4 कहता है कि वेन एवर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड अंडर दिस रूल अ डिक्री शैल बी ड्रॉन अप इन अकॉर्डेंस विद सच जजमेंट एंड सच डिक्री शैल बियर द डेट ऑन विच जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड। इट इज वेरी सिंपल कि मान लीजिए इसी आधार पर कोई जजमेंट दे दी जाती है, जैसा हमने अभी सब रूल 2 में कहा कि भाई वो जजमेंट प्रोनाउंस कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द प्लेंट। तो ऐसे में जो जजमेंट आएगी और जजमेंट के बाद क्या आएगा, डिक्री, बिकॉज डिक्री ऑलवेज फॉलोज द जजमेंट। उसी जजमेंट के आधार पर डिक्री आएगी और वो डिक्री में जो डेट डलेगा वो कब का डलेगा, आपका जिस दिन आपका जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है उसी दिन की तारीख डाली जाएगी। फिर रूल 6 पर्टिकुलर्स ऑफ सेट ऑफ टू बी गिवन इन रिटन स्टेटमेंट। देखिए सेट ऑफ और काउंटर क्लेम क्या होते हैं। सेट ऑफ होता है जब सेम ट्रांजैक्शन होता है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में। प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को कहा कि इसको मेरा कुछ अमाउंट देना है, डिफेंडेंट ने कहा कि इसको भी तो मेरा देना है, तो न्यायालय क्या करेगा, सेट ऑफ कर देगा। मान लीजिए ए ने बी के ऊपर मुकदमा किया और उसने कहा कि इसने मुझे 10,000 रुपए देने, एनी अनसर्टेन सम ऑफ द मनी लीगली रिकवरेबल। देखिए अभी असर्टेन सम आपका लीगली रिकवरेबल बाय द डिफेंडेंट फ्रॉम द प्लेंटिफ नॉट एक्सीडिंग द पिक्यूनरी लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, एंड बोथ पार्टीज फिल द सेम कैरेक्टर एज दे फिल इन द प्लेंटिफ सूट। सेम पार्टी होनी चाहिए। तो जब प्लेंटिफ डिफेंडेंट के ऊपर कोई आरोप लगाता है पैसों के लेन देन के बारे में और डिफेंडेंट भी बोलता है कि मेरा भी कुछ लेन देन निकलता है, तो ऐसे में न्यायालय दोनों के अमाउंट को सेट ऑफ कर देता है कि डिफेंडेंट के अमाउंट को प्लेंटिफ के अमाउंट से माइनस कर देता है एट द टाइम ऑफ द जजमेंट। हम सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के ऊपर इसके एक जस्ट नेक्स्ट वीडियो है उसमें अलग से बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ हम जस्ट एक बेसिक आइडिया लेंगे। देखिए 6A से 6D में काउंटर क्लेम के बारे में बताया गया है। सेट ऑफ होता है जब ट्रांजैक्शन सेम रहती है। काउंटर क्लेम एक तरह से जैसे प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के ऊपर प्लेंट के थ्रू एक मुकदमा किया है, वैसे ही डिफेंडेंट प्लेंटिफ के ऊपर एक मुकदमा कर सकता है, लेकिन वो अलग से प्लेंट फाइल नहीं करेगा। वो अपने रिटर्न स्टेटमेंट में ही अपने कुछ एलिगेशन प्लेंटिफ पे लगाएगा जो वो लगाना चाहता है और उन एलिगेशंस को एज ए प्लेंट ही माना जाएगा। ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को रिड्यूस करने के लिए ही ये प्रोविजन दिया गया है कि उसको सेपरेट मुकदमा ना करना पड़े, उसी मुकदमे में उन दोनों की डिस्प्यूट्स को रिजोल्व किया जा सके।
तो सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, सेट ऑफ दो तरह के होते हैं, लीगल सेट ऑफ और इक्विटेबल सेट ऑफ। और काउंटर क्लेम, दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है उसका लिंक, तो उसमें आपके ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एक ही सेपरेट टॉपिक बनता है। और यहाँ एक चीज याद रखिएगा, कोई भी काउंटर क्लेम अगर न्यायालय के पिक्यूनरी जुरिडिक्शन से ज्यादा का कोई काउंटर क्लेम करना चाहता है तो उसे एज ए काउंटर क्लेम नहीं कर सकता, उसके लिए उसको सेपरेट सूट लाना होगा। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। अभी रूल 7 पे आ जाते हैं। डिफेंस और सेट ऑफ फाउंडेड अपॉन सेपरेट ग्राउंड्स, where the defendant relies upon several distinct grounds of the defense or set off or counter claim। जब आपका जो प्रतिवादी है वो अपने डिफेंस, अलग अलग डिफेंस है उसके पास, वो सेट ऑफ करना चाहता है, काउंटर क्लेम भी करना चाहता है, और वो सेपरेट और डिस्टिंक्ट फैक्ट है, सारे फैक्ट अलग अलग हैं। दे शैल बी स्टेटेड एज फार एज मे बी सेपरेटली एंड डिस्टिंक्टली। तो उसके उसमें जो जितने भी वो फैक्ट बताएगा वो सारे सेपरेट और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। रूल 8, न्यू ग्राउंड ऑफ डिफेंस। अब मान लीजिए जब आपका मुकदमा दायर हो चुका है न्यायालय के अंदर, आप रिटर्न स्टेटमेंट भी दे चुके हैं जिसमें आपने सेट ऑफ और काउंटर क्लेम भी अपना रेज कर दिया है, ठीक है, और तब कोई ऐसा कोई नया फैक्ट आ जाता है जो उसको आप अपना डिफेंस के लिए ग्राउंड बना सकते थे। वो फैक्ट कब आना चाहिए? दैट फैक्ट मस्ट बी अराइजन आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट और द प्रेजेंटेशन ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट। तो ऐसे फैक्ट को क्या कर सकता है? डिफेंडेंट रेज कर सकता है अपने रिटर्न स्टेटमेंट, फिर से वो उस पॉइंट को उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में ऐड कर सकता है। रूल 9, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स। देखिए, नो प्लीडिंग सब्सिक्वेंट टू द रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ अ डिफेंडेंट अदर देन बाय वे ऑफ डिफेंस टू सेट ऑफ और काउंटर क्लेम शैल बी प्रेजेंटेड एक्सेप्ट बाय द लीव ऑफ द कोर्ट। कोई भी प्लीडिंग जो रिटर्न स्टेटमेंट के बाद, मान लीजिए रिटर्न स्टेटमेंट दे दिया डिफेंडेंट ने, जब रिटर्न स्टेटमेंट वो दे चुका है उसके सब्सिक्वेंट यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट के बाद किसी भी डिफेंडेंट की कोई भी डिफेंस अदर देन दी सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, इन दो को छोड़कर, शैल बी प्रेजेंटेड, अगर न्यायालय की परमिशन के बिना वो कोई भी उस दोबारा से प्लीडिंग नहीं दे सकता है। न्यायालय कैसे देगा? अगर न्यायालय को सही लगता है तो वो दे देगा। बट द कोर्ट में एट एनी टाइम रिक्वायर रिटर्न स्टेटमेंट और एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट। न्यायालय किसी भी वक्त रिटर्न स्टेटमेंट या एक एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट मांग सकता है, ठीक है, फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टीज एंड फिक्स द टाइम नॉट मोर देन 30 डेज प्रेजेंटिंग द सेम। और देखिए यहाँ भी रूल 1 वाली बात लागू हो जाएगी कि जिस दिन न्यायालय ने आपसे वो रिटर्न स्टेटमेंट या एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट की डिमांड की, उस दिन से 30 डेज के अंदर आपको वो अप्लाई करना है, फाइल करना है, ठीक है। तो इसको याद रखिए। तो देखा आपने रूल 2 से लेकर रूल 9 तक हमने देखा कि आपको कैसे कैसे देना है, क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए, आपके डिनाइल स्पेसिफिक होने चाहिए, इवेसिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, कैसे आप अपने फैक्ट्स को अलग अलग सेपरेटली शो करेंगे। अभी देखिए लास्ट रूल की हम बात कर लेते हैं। रूल 10 है प्रोसीजर व्हेन पार्टी फेल्स टू प्रेजेंट द रिटन स्टेटमेंट। कि जब पार्टी अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाती है, फेल हो जाती है उसे प्रेजेंट करने में, तो उसके क्या प्रोसीजर रहेगा। वेयर एनी पार्टी फ्रॉम हुम अ रिटन स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड अंडर रूल 1 और रूल 9। देखिए रूल 1 में क्या होता है कि आप एक नॉर्मली जब सम्मन आता है तो आप रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हैं। रूल 9 में न्यायालय आपसे कोई रिटन स्टेटमेंट या एडिशनल रिटन स्टेटमेंट मांग सकता है। तो इन दोनों जगह पे एक टाइम लिमिट दिया गया है, 30 डेज के अंदर आपको देना है। उसके बाद 120 डेज तक आपका रीजन रिकॉर्ड करके आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो फिर भी नहीं दे पाता है तो कोर्ट जो है उसके खिलाफ जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है, और जैसा भी न्यायालय को उचित लगे वैसा निर्णय वो दे सकता है। तो क्या करेगा कोर्ट? जजमेंट प्रोनाउंस कर देगा उसके खिलाफ और उसी जजमेंट के आधार पर डिक्री बना देगा। ये आपका रूल 10 है। अभी हम बात करते हैं इस टाइम लिमिट की। ये टाइम लिमिट काफी कंफ्यूजिंग है यहाँ पे कि भाई ऐसे तो अगर किसी की बहुत बड़ी मजबूरी होगी तो क्या करेगा, उसके बाद तो आप बोल रहे हो कि आफ्टर 120 डेज योर राइट विल बी फॉरफिट। प्रोवाइजो यहाँ पे दिया कि द कोर्ट नो कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर टू एक्सटेंड द टाइम प्रोवाइडेड अंडर रूल 1 ऑफ दिस ऑफर फॉर फाइलिंग द रिटर्न स्टेटमेंट। यहाँ पे ये प्रोवाइजो भी डाल दिया कि कोई भी कोर्ट उस टाइम लिमिट को नहीं बढ़ाएगा। हम यहाँ पे दो केस डिस्कस करेंगे जिससे आपका व्यू अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्लेम बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
2005 का केस है। और उसी टाइप के केस आया था कैलाश वर्सेस नानकू, ये भी आपका 2005 का केस। दोनों ही मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज क्लियर कर दी थी कि ये चीजें मैंडेटरी नहीं है, डायरेक्टरी है। तो अपेक्स कोर्ट ने यहाँ पे जो टाइम लिमिट है उसके बारे में क्या कहा था कि द अपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोविजन ऑफ फाइलिंग अ रिटन स्टेटमेंट विद इन टाइम लिमिट गिवन इन ऑर्डर 8 रूल 1, जो आदेश 8 के नियम 1 में टाइम लिमिट दी गई है, ये डायरेक्टरी है, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, डायरेक्टरी एंड परमिसिव and not mandatory and imperative. It is the discretion of the court to extend the time for filing the written statement beyond rule 1. तो ये न्यायालय का अपना विवेक है कि वो रूल 1 में दिए गए टाइम लिमिट के बाद भी रिटर्न स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है, उसके टाइम को बढ़ा सकता है, लेकिन ये जो है फ्रीक्वेंट नहीं होना चाहिए, बहुत एक्सेप्शनल केसेस में यूज करना है। न्यायालय ने कहा था, अपेक्स कोर्ट ने इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो डिस्क्रिप्शन है न्यायालय का टाइम को एक्सटेंड करने के लिए, इट शैल नॉट बी सो फ्रीक्वेंट एंड रूटीनली एक्सरसाइज, इसको फ्रीक्वेंटली नहीं करना है, ये केस टू केस डिपेंड करना चाहिए, और जब बहुत सारी चीजें हों तो करना चाहिए। तो इन जजमेंट्स में आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने, ये बहुत ही क्लियर हो गया है कि जो टाइम है कोर्ट वो ग्रांट कर सकता है। कोर्ट्स की इनहेरेंट पावर्स कहां दी गई हैं? सेक्शन 151 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। ये किसके बारे में बात करता है? धारा 151 आपकी जो है सिविल प्रोसीजर कोड की, ये किसी भी न्यायालय की इनहेरेंट पावर्स की बात करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां ये क्लियर कर दिया था कि जो बियॉन्ड द मैक्सिमम परमिशिबल टाइम पीरियड है फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग द रिटर्न स्टेटमेंट, उसके बियॉन्ड जाकर भी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की जा सकती है। हालांकि ये बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशंस में करना चाहिए, और इसका जो बर्डन रहेगा वो डिफेंडेंट के ऊपर रहेगा कि वो प्रूव करे कि उसका रीजन ऐसा है कि न्यायालय अपनी उस पावर को यूज करे। तो आज के वीडियो में आपने समझा रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्रिप्शन की संख्या जब बढ़ती है तो किसी भी वीडियो बनाने वाले के लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए एमके लीगल शिक्षा के साथ।